संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि जो एक लड़ाई किसान आंदोलन से शुरू हुई है, ये उसी के ऊपर एक तरह का एनफोर्समेंट है, क्योंकि दलित की भी एक लड़ाई है। उनका एक मुद्दा और ये बनता है कि यूपीएससी में डायरेक्ट सिलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की लड़ाई बन गई है। और जिस तरह सरकार एक के बाद एक सारे वेंचर्स बेचती चली जा रही है, रेलवे का भाड़ा बहुत महंगा हो रहा है, तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि ये एक लोकतंत्र का मंच है, यहाँ सबको साथ आना चाहिए, और इसलिए मैं इस दलित पंचायत में साथ हूँ। लेकिन सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 3 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, खाप पंचायतें भी हो रही हैं, महापंचायतें भी हो रही हैं, अब दलित पंचायत हुई है, तो सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ढीठ है लेकिन बेशर्म नहीं है। अभी तक मैं उन्हें बेशर्म नहीं मानती हूँ, अभी तक मैं उन्हें सिर्फ ढीठ मानती हूँ। तो वो समझते हैं कि ढीठ होना जिद्दी होना होता है, और वो इसको अपनी तारीफ समझते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जिस तरह से उनकी हर जगह फजीहत हो रही है, विश्व के काफी देशों ने इसे कंडेम किया है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस बेशर्मी पे कभी नहीं आएगी। इसके पहले सरकार संभल जाएगी और वो जरूर कानून वापस लेगी। नहीं, आपने कहा ढीठ है सरकार, बेशरम नहीं है, तो आपको क्यों लग रहा है कि बेशरम नहीं है? देखिए, बेशर्म वो होता है जो इस बारे में बिल्कुल बात करना बंद कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस बात को बात कर रहे हैं अभी, और उनके दिमाग में ये है, भले ही वो लोग सामने से जताना नहीं चाहते, लेकिन ये दिमाग में उनके है। और बीजेपी के जो नेता हैं वो हर तरफ से अब नकारे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं, अब तो बातचीत बंद है ना मैम, बातचीत कहाँ हो रही है? फॉर्मल बातचीत तो बंद दिखती है, जो हमें दिखती है, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन बातचीत तो जारी है अंदर से, क्योंकि सरकार को इसका डर समझ में आ रहा है। सरकार को इसका चुनावी, क्योंकि ये पूरी सरकार केवल चुनाव पर केंद्रित है, तो उन्हें समझ में आ रहा है। नहीं, डर, अगर डर सताती सरकार को, डर नजर आता तो कोई ना कोई फैसला लेती सरकार। सरकार तो अभी भी कह रही कि कानून तो वापस नहीं होंगे। जब आप अंधेरे जंगल में जाते हैं और आपके आसपास कोई नहीं होता, तो आप क्या डर के चिल्लाना शुरू कर देते हैं? आप केवल अपने आप को संयत रख के वॉक करते हैं। सरकार की भी वही हालत है, अंदर से डरी हुई सरकार है, लेकिन सामने से जो चेहरा दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे भीड़ इकट्ठी करने से कोई भी जो कानून पार्लियामेंट से पास है उसको वापस नहीं किया जा सकता। उनके कृषि के कितने खेत है ये अपने को भी पता है, और दूसरे कृषि मंत्री की क्या वजूद है इस सरकार में वो भी आपको पता है, क्योंकि कृषि मंत्री को अकेले किसी तरह से किसी डिस्कशन में वो अकेले तो आए नहीं है, उनके साथ हमेशा पीयूष गोयल आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कृषि मंत्री से अपने कार्यालय का पदभार नहीं संभाला जा रहा है, इसीलिए उनको अलग से किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, तो उनकी बातों पे बहुत ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। लोग तो कहते हैं मोदी जी से भी देश नहीं संभाला जा रहा। वो तो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, कहाँ संभाला जा रहा है? जितनी संस्थाएं हैं सबका कबाड़ा कर दिया है। अगर आप देखेंगे हमारी सेनाएं, तो सेनाओं के पूर्व सैनिक कितने दिनों से ओआरओपी की बात कर रहे हैं। सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को मेजर जनरल रैंक को घसीट के इस सरकार ने पुलिस के द्वारा घसीटा। तो हमें लगता है कि जहां हर संस्था की बेइज्जती हो रही है और जहां आप डायरेक्ट एंट्री शुरू कर दी अपने पसंद के कैंडिडेट्स की, तो सरकार से देश संभल नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी से नहीं। मैम वही है ना, सरकार घसीटे कुछ भी करे ना, वोट तो जनता उन्हें देती है ना, फिर भी कुछ तो अच्छा कर रहे हैं तभी जनता वोट दे रही है ना। देखिए, ऐसा है कि जनता उन्हें वोट दे रही है, और दिया वो 2019 में वोट क्यों दिया? क्योंकि अचानक एक बालाकोट की स्ट्राइक उन्होंने की जब पुलवामा अटैक हुआ। अब यही बात क्वेश्चन में आ रही है कि पुलवामा अटैक की क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला? अब ये सवाल ज्यादा शिद्दत से उठ रहे हैं। पहले लोगों को समझ में नहीं आया, नयापन होता है, लोग नहीं समझ पाते। अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि किसी भी राज्य में नया चुनाव होगा तो वहाँ डेफिनेटली पहले एक बहुत भयंकर घटना होने वाली है, और उस घटना के आधार पर लोग डरेंगे, और डरेंगे तो भाजपा बोलेगी हम आपके संबल हैं। तो ये एक पैटर्न की तरह स्थापित होता जा रहा है, और लोग 1 बार 2 बार 3 बार बेवकूफ बन सकते हैं, बार बार हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मानिए फिर गुजरात के लोग तो फिर इस किसान आंदोलन के साथ नहीं है। देखिए, गुजरात के जो किसान हैं वो किसान आंदोलन के साथ हैं। मैंने खुद शाहजहांपुर बॉर्डर पे बहुत सारे गुजरात के किसान देखे थे, लेकिन क्या होता है, गुजरात जो प्रदेश है उसके अंदर कहीं ये है कि हमारे स्टेट से प्रधानमंत्री आता है तो वो स्टेट से जोड़ देते हैं उस बात को, और इसलिए बार बार बीजेपी को वहां पर सफलता मिल जाती है। लेकिन ये भी बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जब आम जनता अब त्रस्त होने लगी है तो ये सारी चीजें दिखेंगी। नहीं, आप कहें सरकार कहीं ना कहीं डर रही है, लेकिन सरकार के जैसे बयान आ रहे हैं, कभी उन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, आप कहने लगे कि ये जाट आंदोलन है,
संजीव बालियान कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कि ये खापों से कोई मतलब नहीं, खापों का आंदोलन नहीं है। तो हमें तो नहीं लगता सरकार डर रही है, सरकार तो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि ढीठ आदमी जो होता है ना, वो आपको हमेशा मजबूत दिखेगा। ये जितनी तरह की बातें करने में और वोकैबुलरी बनाने में सरकार के लोग अपना टाइम जाया करते हैं, उतना लोगों के साथ मिलने जुलने में करेंगे तो कुछ ना कुछ इनकी संवेदना लोगों से जुड़ी रहेगी और लोग इनको कुछ ना कुछ इंसानियत का वो समझेंगे कि पैरोकार हैं ये। तो मिलने जाते तो हैं आप, हेलीकॉप्टर में नहीं उतरने देते हैं मुख्यमंत्री जी को। कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप? खट्टर जी की। अच्छा, तो देखिए उन्होंने जिस तरह से वाटर कैनन चलवाए, जिस तरह से उन्होंने सड़कें खुदवा दी, अब समझते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को जो जनादेश मिला था वो दोबारा मिल सकता है? सड़कें तो आपने देख लेना 26 तारीख को क्या हुआ, फिर शासन को कुछ तो करना पड़ेगा ना। 26 तारीख को क्या हुआ? 26 तारीख को पुलिस ने पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट को मिसगाइड किया। मैं खुद चूंकि ट्रैक्टर चला रही थी तो मैं जानती हूँ कि आईटीओ के जहाँ रास्ते में एक भी रुकावट नहीं थी, कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में नहीं रहता, मुझे तो समझ में आ गया, हमारे साथ जो टीम थी उन्होंने कहा ये तो हम आईटीओ पहुंच जाएंगे, तो रास्ता ही नहीं है, और हम वापस लौटे तो वापस लौटने का रास्ता बंद था। तो पुलिस ने मिसगाइड किया है क्योंकि उनके कोई भी संकेत नहीं थे, ट्रैफिक पुलिस का कुछ भी नहीं था, और ये बात मैं अपने वीडियो के माध्यम से कह चुकी हूँ। पुलिस ने तो अक्षरधाम रोकने की कोशिश करी थी ना, अक्षरधाम पे बैरिकेडिंग थी पुलिस ने मना किया कि ये रूट नहीं है आपके लिए। देखिए जहाँ जाके अगर पुलिस ने थोड़ा बहुत अगर रोका भी होगा, लेकिन वहाँ पहुँचने तक क्यों नहीं रोका भाई? जब कोई 26 जनवरी का फंक्शन होता है तो कितने सारे दिशा निर्देश लगे होते हैं, हर जगह लिखा रहता है इस तरफ मुड़िए, ये रास्ता नहीं है, उस तरह का कुछ नहीं था। नहीं तो आप रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस, तो आप कह रहे हैं किलेबंदी में तब्दील कर दिया हम तो ऐसे बॉर्डर पे आके। देखिए ऐसा है, पुलिस ने जहाँ रोकने की कोशिश की वो जगह गलत थी, जहाँ उन्होंने रोका वो रास्ता जाने वाला था, उस तरफ से वो असली रास्ता था। लेकिन जब वो लोग एक के बाद एक गेट क्रॉस करते हुए रेड फोर्ट पे पहुंच गए, तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? 500 से ज्यादा लोग थे वहाँ, धारा 144 लगी हुई थी। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है और कब तक बना सकता है? बस। लेकिन मैम वही बात है ना, सरकार कह रही है कानून वापस नहीं होंगे, किसान कह रहे हैं कि हम घर नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा, तो रास्ता क्या निकलेगा? बातचीत तो बंद है बिल्कुल। देखिए सरकार को बात करना ही होगी, क्योंकि आज यहाँ जनता का जब लोकतंत्र जागेगा ना जनता के अंदर, तो फिर वो कहते ही थे, बीजेपी वाले कहते थे कि खाली करिए कुर्सी, जनता आती है, तो ये उनके ऊपर अब लागू होगा, उन्हें कुर्सियां खाली करनी पड़ेगी होगी क्योंकि जनता आ रही है। मैडम जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनका बयान आता है, एक जो किसानों की मौत हुई है 250 से ज्यादा, कह रहे हैं ये घर पे होते तब भी इनकी मौत हो जाती। देखिए ये तो उनकी असंवेदनशीलता है, ये सबको मालूम है। सरकार एक तो ढीठ है, दूसरे क्रूर है, तीसरे उनको नंबर्स का अहंकार है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो एक न एक दिन ये अहंकार जनता के अंगूठे के नीचे आके ही रहेगा। लेकिन मैम आप भी उसी एक समाज से आती हैं जो कहा जाता है कि कोर बीजेपी का ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन आप तो विरोध कर रही हैं बीजेपी को। कौन सा कोर समाज बीजेपी को वोट करता है, सपोर्ट करता है? मुझे तो नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं आप जानते तो है ना, कहा जाता है कि सवर्ण समाज तो बीजेपी को वोट करता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये सब उनकी उड़ाई हुई भ्रांतियां हैं। मध्यम वर्ग जरूर क्योंकि डरपोक होता है, दब्बू होता है, और तब तक कराह नहीं निकलती उसकी जब तक उसके अपने घर में आक्रमण नहीं होते। तो ये मध्यम वर्ग की बात करिए आप, सवर्ण और दलित में यहाँ कुछ नहीं है। जो लोग बेवकूफ बन जाते हैं, जो अपने उनके ऊपर दमन होता है, जो आवाज नहीं उठाते, ऐसे ही लोग हैं जो अब बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि वो सीधा और सहज रास्ता चाहते हैं। लेकिन जिनके अंदर देश के प्रति प्यार है वो जरूर गलत बातों का विरोध करते हैं। तो आप मानते जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं दब्बू लोग हैं? जो आंदोलन कर रहे हैं वो देश के प्रेमी लोग हैं, जो लोग आंदोलन में नहीं है वो दब्बू लोग हैं, ये कहा मैंने। लगता है आपको अभी लोग कुछ आंदोलन में नहीं है? हाँ, जो हमारे लोग जो शहरों में अपने घरों में बैठकर और इन बातों पर व्हाट्सएप की चर्चा इधर से उधर फॉरवर्ड करते हैं, वो दब्बू लोग भी हैं और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अपना योगदान आज तक नहीं दिया। एक आखिरी सवाल मैम, देश में चाहे सिलेंडर हो, एलपीजी हो, चाहे गैस हो, पेट्रोल, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देश में विकास होगा तो महंगाई कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देश का विकास करना है तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। क्या विकास का मतलब अपने सारे बनाई हुई धरोहरों को बेच देना है? क्या सारे शिक्षा संस्थानों को प्राइवेटाइज कर देना है, बैंकों को प्राइवेटाइज कर देना है? ये विकास नहीं है,
ये केवल मोदी सरकार का शासन पर, प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है, ये हम सब जानते हैं। चाहे बात 370 की हो, एब्रोगेशन की, चाहे बात किसी और कानून को लागू करने की हो, वो लोग हड़बड़ाहट में ये सब काम करते हैं। पहले प्रचार करते हैं और उसके ऊपर विमर्श नहीं करते। सरकार की ये हड़बड़ी सरकार को ले डूबेगी। सरकार लगातार निजीकरण पर ध्यान दे रही है, इसे कैसे देखती है? सरकार कह रही है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सर्विस अच्छी हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि जितने भी प्राइवेट जॉब्स होते हैं वहाँ लोग ये चाहते हैं, कॉर्पोरेट्स ये चाहते हैं कि कम दामों में ज्यादा काम हो सके। तो एक एवरेज आदमी को जीने के लिए जितनी तनख्वाह की जरूरत है उतना प्राप्त करने के लिए उसको बहुत बुरी तरह से शोषित किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि निजीकरण से कोई फायदा नहीं होता। किसी सेक्टर में निजीकरण सही है, पर उसका एक बहुत अच्छा बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि प्राइवेटाइज्ड जॉब भी रहे और सरकारी जॉब भी रहे और पीएसयू भी रहे, क्योंकि ये देश का एक पूरा बैलेंस पर प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि कंपनियां तो प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे, सरकार तो वेलफेयर के लिए होती है। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो है उनसे देश का शासन चल नहीं पा रहा है तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा, मैं बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं नकारती और मैं बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देती। मेरा ये कहना है हर चीज का एक राइट मिक्स जरूरी होता है। यही तो सरकार कह रही है। सरकार को नहीं है। तो आपके तो विचार सरकार के मिलते जुलते हैं। मैंने कहा जिसकी समझ सरकार को नहीं है कि राइट मिक्स क्या होना चाहिए, कि गवर्नमेंट जॉब भी हो, पीएसयू के जॉब्स भी हो और प्राइवेटाइजेशन भी हो, इसका एक करेक्ट मिक्स जरूरी है। जो ऐसे राइट विंग जिसे कहते हैं नहीं समझ पाते, मैं ये पॉलिटिकल टर्म्स नहीं जानती थी, पर देखते देखते अपने ऑब्जर्वेशन से जानना शुरू किया। मैडम, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों लगातार सोशल मीडिया पर युवाओं ने रोजगार का मुद्दा उठाया है। मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आत्मनिर्भरता का जो है उस पर फोकस किया है और युवाओं से कह रहे हैं कि युवा आत्मनिर्भर बने, वो सोचे नहीं, वो आगे बढ़े, वो किसी के सहारे नहीं बैठे। कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद पर इतने मोहित है कि उनको अपना बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो शायद मिरर में भी देखते होंगे, लेकिन उनको मिरर दिखाएगा युवा। जिस दिन युवा समझ जाएगा कि धर्म से ज्यादा बड़ा देश है और उससे भी ज्यादा बड़ा उसका अपना ह्यूमन बीइंग होना, अपना रोजगार में होना, तब ये देश बदलेगा। प्रधानमंत्री आत्ममोहित हैं, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, एकालाप करते हैं, मोनोलॉग करते हैं, और मेरे ख्याल से उन्हें जब तक वो देश के लोगों की बात नहीं सुनेंगे वो कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, नाम और बता नाम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.